हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो इसमें पहला टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है बेसिकली वर्क फंक्शन। ओके, यहाँ से ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। लाइक अपने पास कोई मेटल है, यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, बाहर निकालना है, तो जो मिनिमम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने में, वो उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाएगा और इट इज़ डिनोटेड बाय फाई नॉट। ओके, सो वर्क फंक्शन इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और इसको जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ईवी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का ही यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसे एसरलेट करवाया जाता है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो व्हेन यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 EV। सो 1 EV का वैल्यू है 1.602 10⁻⁹ जूल। सो ये पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर में, वर्क फंक्शन। उसके बाद अब ये चैप्टर है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो एमिशन से रिलेटेड। तो एमिशन जो है, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट कर रहे हैं मेटल के सरफेस से, वो कई तरह के एमिशन होते हैं। पहला जो एमिशन है वो है थर्मो आयनिक एमिशन। जैसे नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट, तो बाय सुटेबली हीटिंग sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में, हीट कर रहे हैं वहाँ पर मेटल सरफेस को, जिससे कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड थर्मोआयनिक एमिशन। दूसरी तरह का जो एमिशन है वो है फील्ड एमिशन। ये फील्ड एमिशन करवाया जाता है बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है बाहर मेटल के सरफेस से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरह का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन, इसे फील्ड एमिशन कहा जाता है। तीसरा जो प्रोसेस है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि इस चैप्टर का मेन, पूरे चैप्टर में यही बेसिकली डिस्कस किया जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नाम है फोटो, सो इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है फोटोन्स की। तो व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी और सम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन्स हैं उसको हम इंसिडेंट करेंगे। लाइट मींस फोटोन, सो फोटोन्स को इंसिडेंट करेंगे मेटल के सरफेस के ऊपर ऑफ सम सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसे कि आगे जाके कहा जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेटल सरफेस पे गिराया जाएगा और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालेंगे बाहर। सो उस इजेक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के, जब उन पे फोटोन्स गिराए जाते हैं, लाइट गिराई जाती है, उसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जो निकल के आते हैं बाहर, उनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एमिशन प्रोसेसेस। सो आई थिंक पहला टॉपिक यहाँ पर आपने समझना है वर्क फंक्शन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ एमिशन। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन है वो यहाँ से है, हर्ट्स का ऑब्जर्वेशन। हर्ट्स, तो शुरुआत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम करते हैं सबसे पहले हर्ट्स की ऑब्जर्वेशन के साथ। सो हर्ट्स ने जो है स्टूडेंट्स इस इफेक्ट को स्टडी किया था नियर 1887 में। 1887 में उन्होंने इसको पढ़ा, ऑब्जर्व किया। तो हर्ट्स की क्या ऑब्जर्वेशन है, जब वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन दी है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन को आपको याद रखना है क्योंकि ये सिलेबस में मैंशनड है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से थी कि व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल, या सुटेबल रेडिएशंस, व्हेन सम सुटेबल रेडिएशन लिख लेते हैं, व्हेन सम सुटेबल रेडिएशन, क्योंकि यहाँ उन्होंने भी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की है, अभी इतना स्टेटमेंट है, व्हेन सुटेबल रेडिएशंस फॉल ऑन मेटल सरफेस, फॉल ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे, एंड दे बेसिकली ओवरकम द attraction of they basically overcome the attraction of positive ions, overcome the attraction of positive ions and escape to surrounding medium, और escape कर जाएंगे सराउंडिंग स्पेस को या सराउंडिंग मीडियम को। सो दैट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्स। ये हर्ट्स का ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम कोई सुटेबल रेडिएशंस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो बेसिकली ओवरकम करेंगे अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आइंस का और सराउंडिंग स्पेस को एस्केप कर जाएंगे। तो ये पहला एक टॉपिक है, मतलब बेसिकली हर्ट्स ऑब्जर्वेशन है पहली। तो इसे आप याद रखें, ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो है लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ओके, लेनार्ड्स एंड हॉलवॉट्स ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन
भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ये इन लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लाइक दिस इज सम प्लेट, मेटल प्लेट, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसको हम क्या देते हैं, एमीटर प्लेट, दैट इज कॉल्ड एमीटर प्लेट। तो लिनार्ड और हॉलवर्ज का ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, लाइक इफ द frequency if the frequency of incident radiation is below certain value then there will be no ejection of electrons, no ejection of electrons and that certain, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए इजेक्शन करवाने के लिए, एंड दैट सर्टन minimum frequency is called threshold frequency, they were also studying that photoelectric effect, okay, so they also have some observation। मैं जब उनकी जो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन है उसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा रहा हूँ, उनका जो सेटअप एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट स्टेटिंग देयर ऑब्जर्वेशन कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा रिगार्डिंग दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज बिलो द सर्टन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज बिलो सम सर्टन फ्रीक्वेंसी, तो कोई किसी भी तरह का कोई इजेक्शन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो पाएगा, और जो सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इजेक्शन के लिए उसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बनती है, सो इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो कि जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से या एमीटर की प्लेट से बाहर निकालने के लिए। So these were the two observations there. I'm again repeating, I'm just stating their observations, क्योंकि अगर आपको लिखने को आता है लिनार्ड और हॉलवेज का ऑब्जर्वेशन तो आपको सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन लिखना है, उनका कोई पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखने की जरूरत नहीं है। सेम विद द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। सो अब इसमें आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ का मेन टॉपिक है, ठीक है, ये थ्योरेटिकली भी पेपर में आ सकता है। तो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इसका आप सेटअप देख लेंगे, इस तरह से आपका सेटअप है। सो ये जो आपको सी दिख रहा है ये बेसिकली इस प्लेट, ये एमीटर प्लेट है, ओके, और ये कलेक्टर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। तो यहाँ से आप फोटोन्स को गिराएंगे। बेसिकली अब हमने एमिशन देखे 3 तरह के पीछे, लेकिन हम यहाँ बेसिकली चैप्टर में डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो ये इंसिडेंट लाइट गिर रही है, इट कैन बी एनी लाइट, सो विल पुट सम लाइट देयर थ्रू दिस विंडो, और वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी और दे ट्रैवल इन दिस रीजन, दैट रीजन इन बिटवीन दैट रीजन इज कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन, इसे स्पेस चार्ज रीजन कहा जाता है। और देन वी मेंटेन दिस कलेक्टर प्लेट एट सम पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, और बाकी हम पोटेंशियल के साथ भी उसकी वेरिएशन देखेंगे कि किस तरह से, और ये जो माइक्रोमीटर लगा ये करंट को मेजर करेगा, तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल द वेरिएशंस देयर। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो पहला जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी का क्या असर पड़ेगा, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी का क्या असर पड़ेगा फोटो करंट के ऊपर। फिर जो करंट यहाँ पर सर्किट में फ्लो करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आप इजेक्ट करेंगे उनके इजेक्शन के बाद, तो दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। तो फोटो करंट पे इंटेंसिटी का क्या असर पड़ने जा रहा है। देखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी का सीधा सीधा संबंध है नंबर ऑफ फोटोन्स थे। अगर आपकी कोई रेडिएशन है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसी कम है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो ज़्यादा है। तो पहली बात, ऊपर हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली कि आप जो मर्जी रेडिएशन फेंकिए, ये बात तो श्योर है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, तभी ये फोटो एमिशन या इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन है ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो वी सपोज दैट कि जो हम लाइट फेंक रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, बस अब उसकी इंटेंसिटी को वेरी करते जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, मतलब हम नंबर ऑफ फोटोन्स और गिराते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इजेक्ट होते रहेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा फोटो करंट रहने वाला है। हम क्या करेंगे, जब इस इफेक्ट को पढ़ेंगे तो इसके पोटेंशियल को कोई फिक्स पोटेंशियल पे इसको मेंटेन करेंगे,
एंड वी जस्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, आपका जो फोटो करंट था वो बेसिकली इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज कर जाता है. तो इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप बन जाता है. एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी देर इज अ इंक्रीज इन फोटो करंट. ओके, इट मीन्स दैट कि जितने ज़्यादा फोटोन्स हम इंसिडेंट करवाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे एंड अल्टीमेटली देर इज़ अ इंक्रीज इन फोटो करंट. तो पहला ग्राफ अपने पास ये बन जाएगा जिसमें कि हमें ये पता चल रहा है कि फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड जो रेडिएशन आई है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो. तो ये पहला वेरिएशन है इस टॉपिक के अंदर, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर. तो सिंपली आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है और कंक्लूजन में सिर्फ इतना लिखना है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर इसमें जो सेकंड मेन चीज़ पढ़ी जाती है वो पढ़ा जाता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. अगर आपको पेपर में लिखने को आता है तो आपको बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. आप सर्किट डायग्राम बनाइए, ये पहला इफेक्ट पढ़िए. अगर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने को आता है, ये बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, एक लाइन में लिखिए फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. कोई रीजन देना है वो रीजन भी दे दीजिए कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ जाएगा, सो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन फोटो करंट. अगला जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू जो इफेक्ट हमने पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए. ओके, प्लेट ए के पोटेंशियल के साथ हमने पढ़ना है पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी. ओके, ये हमें अब स्टडी करना है अगला इफेक्ट. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं, मैं पहले इसका ग्राफ बना लेता हूँ. आप सभी ने इसका ग्राफ देखा होगा. इस तरह से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं देखूंगा कि फोटो करंट और पोटेंशियल कैसे वेरी करते हैं. फोटो करंट वाई एक्सिस में विल प्लॉट फोटो करंट और एक्स एक्सिस में हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल. पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम्स जो पिछले पेपर पे पूछी हैं और पूछी जा सकती हैं. तो हमने यहाँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है. इस तरह से ये ग्राफ है. ओके, सो ये जो ग्राफ बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है कि इंटेंसिटी को, जिसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ I3, ये बिलोंग कर रहा है I2 को, और ये कर रहा है I1 को, और इधर मैं लिख देता हूँ माइनस V0. अब देखिए एक ग्राफ को देख के हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर फोटो करंट सबसे ज़्यादा किसके लिए है, फोटो करंट सबसे ज़्यादा है I3 के लिए. तो जितनी, अब यहाँ पर एक रिलेशन लिख लेता हूँ, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1. तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो है I1 वाली रेडिएशन, I3 वाली रेडिएशन की, और सबसे कम जो इंटेंसिटी है वो है I1 की. तो हमने ऊपर देखा जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फोटो करंट उतना ही ज़्यादा होगा. तो सबसे ज़्यादा फोटो करंट है I3 के लिए, सबसे कम फोटो करंट है I1 के लिए. तो ये तो एक बात हो गई. देन हमने क्या किया, देखिए ये यहाँ पर पीछे की तरफ को नेगेटिव है, आगे की तरफ को पॉजिटिव है. हमने प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव किया है. अब ये डायग्राम ऊपर है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दोगे, इस प्लेट के पोटेंशियल को आप नेगेटिव कर दोगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नेगेटिव की तरफ नहीं आ पाएंगे. आपने इस प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव किया, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं आएंगे, वो बेसिकली रिपेल हो जाएंगे, रुक जाएंगे. अल्टीमेटली अगर वो रुक जाएंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए की तरफ नहीं आ पाएगा तो अल्टीमेटली आपका जो फोटो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा मिनिमम पोटेंशियल जिस पे कि नेगेटिव तो आप जितना मर्जी कर दीजिए, लेकिन ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे कि आपका फोटो करंट ज़ीरो हो गया है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, क्योंकि उस पर फोटो करंट स्टॉप हो गया. देखिए आप देखिए ग्राफ को देखिए, यहाँ पर आपने पोटेंशियल को नेगेटिव किया और उसकी वैल्यू कर दी, हमने लिख दी, डिनोट कर दिया उसे V0 से. सो V0 एक ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है, ऐसा मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है एट विच फोटो करंट बिकम्स ज़ीरो. तो इसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको डिनोट किया जाता है V0 के साथ. लेकिन एक बात चीज़ देखने वाली है कि सभी इंटेंसिटीज़ के लिए
स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो तीनों रेडिएशंस थी I3 I2 I1, यहाँ आपने ध्यान रखना है कि इन सभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। फर्क इनकी इंटेंसिटी में था। I3 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, इसलिए फोटो करंट सबसे ज़्यादा I3 के लिए मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब इन सभी रेडिएशंस ने जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया था, I3 ने भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, I2 ने भी निकाले थे, I1 ने भी निकाले थे। I3 ने कुछ ज़्यादा निकाले थे, इसलिए उसका करंट ज़्यादा था। लेकिन सभी को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगा है वो सेम लगा है। इसका मतलब I3 I2 I1 के द्वारा निकाले गए सभी इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम। तो इंटेंसिटी जो है वो डिसाइड करती है नंबर ऑफ फोटोन्स, ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट किए हैं उनकी एनर्जी। जितने ज़्यादा आप इंटेंसिटी रखेंगे उतने ज़्यादा आप मतलब फोटोन्स इंसिडेंट करवा रहे हो, इसका मतलब उतने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे और उतना ज़्यादा आपका रहेगा फोटो करंट। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो I3 से निकाले गए सभी, चाहे I2 से निकाले गए, चाहे I1 से निकाले गए, सभी की फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशंस की सेम थी। तो सभी के निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगा। और ये इस बात का प्रूव है कि सभी को रोकने के लिए पोटेंशियल क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो दैट इज द वेरिएशन ऑफ potential of effect of potential of plate A with respect to plate C. So there is some potential, minimum negative potential जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाता है, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो एक ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक्सप्रेशन आता है, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द नेगेटिव पोटेंशियल, और वो वर्क का जो एक्सप्रेशन रहता है दैट इज बेसिकली EV। ओके, वर्क इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो ये जो वर्क है, ये पार्टिकल की जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होकर निकल रहा है, इसको रोक रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहा है। तो दैट EV इज बेसिकली हाफ mv²। दैट वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब पार्टिकल आ रहा है हाफ mv² के साथ, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, तो चेंज इज बेसिकली हाफ mv²। सो दैट वर्क जो कि आपने पोटेंशियल लगा के किया है, प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव किया है, ये वर्क अपना काइनेटिक एनर्जी में बदलाव कर रहा है, और दैट चेंज इज हाफ mv²। तो ये जो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टूडेंट्स, ये वहाँ से निकलने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो आ रहा है उसे भी रोक देता है। तो आप यहाँ लिखेंगे हाफ mv max का स्क्वायर। सो दैट EV नॉट is basically the work, and that work changes the kinetic energy of your ejected electron and ultimately makes it zero. So that is the work and that is the change in kinetic energy. तो यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, और आप इसे ऐसे लिख सकते हो, EV नॉट इज इक्वल टू K max, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो मतलब ये जो आपने वर्क किया पोटेंशियल लगा के, वहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी जो निकला हुआ है वो भी रुक जाता है, क्योंकि फोटो करंट जीरो हो गया है। सो दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो ये आपके पास एक और एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाता है। सो दिस इज द ग्राफ। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको यहाँ स्टडी करना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अब इसे कैसे किया जाएगा। ये मैंने ले लिया ग्राफ फिर से। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी का पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है। देखिए इस तरफ अगेन फिर से हम प्लॉट करेंगे फोटो करंट को, और इस तरफ हम प्लॉट करेंगे अगेन पोटेंशियल को, और इफेक्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ का क्या मतलब बन रहा है। ये इफेक्ट पड़ा जा रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ फोटो करंट है, अगेन पोटेंशियल ही है। सो ये ग्राफ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है V3 फ्रीक्वेंसी, ये V2 और ये V1। और मैं लिख देता हूँ V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। इन सभी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है V3 और V2 और V1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पहली वाले को रोकने के लिए V01, V02 और V03। तो देखिए आप यहाँ पर जो फोटो करंट आप देख रहे हैं, जो मैक्सिमम फोटो करंट है
वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी आ गई है उसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। दैट इज कॉल्ड, एक चीज़ ये होगी यहाँ पर सैचुरेशन करंट। अब फोटो करंट बढ़ नहीं पा रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, प्रोवाइडेड इन सभी जो रेडिएशंस हैं सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बट सभी का जो इंटेंसिटी है यहाँ पर वो सेम है। मतलब सभी जो रेडिएशंस गिर रही हैं उसमें नंबर ऑफ फोटोन सेम है सभी में, लेकिन सभी का एनर्जी डिफरेंट है, सभी का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो मैक्सिमम करंट सभी का सेम है, सैचुरेशन करंट, बिकॉज ऑब्वियसली सभी की इंटेंसिटी सेम थी, सभी में नंबर ऑफ फोटोन सेम थे, तो करंट जो है वो सभी में सेम आया, मैक्सिमम करंट सभी में सेम आया। लेकिन आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल सब में डिफरेंट है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैक्सिमम मतलब जो नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ा है वो करना पड़ा है फॉर V3। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स V3 रेडिएशंस ने निकाले थे उनको रोकने के लिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V3 से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी था मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा एनर्जी से जो निकले थे वो V3 के द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स थे। इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमें पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ा और नेगेटिव करना पड़ा। ये ग्राफ इस बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, पिछले केस में आपने देखा सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम फॉर ऑल द इंटेंसिटीज, बट हियर यहाँ से पता चलता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये कुछ इस ग्राफ के कंक्लूजन है। ओके, और इट इज़ मोर, ये और ज़्यादा होगा फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, और ये इस बात का सिंबल है, हायर फ्रीक्वेंसी से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए और उनके द्वारा क्रिएट होने वाले फोटो करंट को ज़ीरो करने के लिए और नेगेटिव करना पड़ेगा। और आप करंट देख रहे हैं, करंट सभी में सेम है, इसका मतलब जो सेचुरेशन करंट है या जो मैक्सिमम करंट है, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि जो फोटो करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। और जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का, ये कुछ कंक्लूजन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड कर रहा है ऑन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और चौथी इंपॉर्टेंट थिंग कि इजेक्शन कराने के लिए, टू डू द इजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड। आप मतलब जितना मर्जी इंटेंसिटी दे दीजिए, अगर आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें कुछ लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो कि थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। 4 लॉज हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये जो प्रोसेस है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड अगला है कि ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए देयर मस्ट बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इजेक्शन करने के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी मिनिमम कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो आपको सारे याद होने चाहिए। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. So these are 4 laws of photoelectric emission. It is an instantaneous process और the frequency must be minimum called threshold, kinetic energy डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और फोटो इलेक्ट्रॉन कितने इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर। और लास्ट में एक फॉर्मूला है यहाँ पर जो कि अगर पूछा जाए तो दैट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, ईटा से डिनोट किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की जगह लिखेंगे हम यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स। ओके, तो इफ एफिशिएंसी का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो वहाँ से निकलेंगे एमिटर की प्लेट से पर सेकेंड कितने निकल रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड, फोटोन कितने गिरे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन कितने निकाले। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं और फोटोन कितने गिरे हैं, इस रेशो को ईटा कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कहा जाता है।
इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं चैप्टर की, और ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक emission or Einstein's photoelectric equation. Okay, so we are going to study the Einstein's photoelectric equation. तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? लेट सपोज ये अपने पास कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर हम जो है एक एनर्जी इंसिडेंट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा एच न्यू, फोटोन की एनर्जी है, दैट इज ई इज इक्वल टू एच म्यू। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये गिर रहा है आपके मेटल सरफेस के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो एनर्जी एच न्यू है ये स्पेंट होगी इन टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में स्पेंट होगी। एक पार्ट जो है वो खर्च होगा वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन हमने शुरुआत में देखा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, प्लस जो बची हुई एनर्जी है वो देगी के मैक्स, पार्टिकल को देगी काइनेटिक एनर्जी जब वो एस्केप हो जाएगा मेटल सरफेस से। तो एच न्यू दो पार्ट्स में खर्च होगा, फाई नॉट प्लस के मैक्स, दैट इज कॉल्ड Einstein's photoelectric equation. So according to Einstein photoelectric equation, when you incident some energy on some metal surface, it is spent into two ways. One part of energy is spent in work function and remaining part gives the k max to the ejected electrons. तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन इस तरह से बन रही है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, इम्पार्टिंग द जो बची हुई एनर्जी दैट इज इम्पार्टिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वी आर कंजर्विंग ऑल द एनर्जी देयर बिकॉज टोटल एनर्जी इज बिंग, हम जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं हम उसको दो पार्ट्स में खर्च कर दे रहे हैं, फाई नॉट में और के मैक्स में। तो बाकी हमें लाइक फाई नॉट एक वर्क फंक्शन है, ये भी एक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा एच म्यू नॉट। तो यहाँ पर म्यू नॉट का मतलब होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो म्यू नॉट या वी नॉट जो भी आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। प्लस के मैक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन और न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस पीछे हमने पढ़ा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज ई वी नॉट। वो थ्रेशोल्ड जो सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट था, वो वी नॉट ये है, और बट ई वी नॉट इज बेसिकली द एनर्जी। तो मैं इस एनर्जी को इक्वेट कर रहा हूँ ई वी नॉट के साथ। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट plus EV naught, that V naught is the stopping potential. So this equation is called Einstein's photoelectric equation. तो फ्रेंड्स ये है आपका आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी आप इसको अरेंज तो कर ही सकते हैं कई तरह से, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ओके, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे हम इसके लिए रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट कुछ रिलेशंस देखेंगे जहाँ से प्रॉब्लम अब बन सकती है, और पिछले पेपर्स में भी इस टॉपिक से यहाँ से बेसिकली कुछ ग्राफ बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम पढ़ रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि ये हमें ये बता रहा है कि दैट लाइट इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर, लाइट इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर। आगे आपने या पीछे आपने सॉरी वेव ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पर हमने देखा होगा कि जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर है। जैसे इफेक्ट्स अपना इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो वहाँ लाइट के वेव नेचर की बात होती है। बट ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका कॉन्सिक्वेंस है, हमें ये बताता है कि लाइट इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर। एक और इफेक्ट है जिसका नाम होता है कॉम्पटन इफेक्ट, वो भी ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट का जो नेचर है वो एक पार्टिकल नेचर है, दैट इज़ अ पार्टिकल नेचर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने देखा दैट एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट एंड प्लस ई वी नॉट, ये हमने रिलेशन देखा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट आप जानते हैं, दिस इज बेसिकली द वर्क फंक्शन फाई नॉट। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच नॉट को लिख लेता हूँ फाई नॉट। तो यहाँ से वी नॉट के लिए वैल्यू आ जाएगी एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अब यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, अगर मैं पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ, सो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इक्वेशन आप देखिए, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, दिस इज वी नॉट, ये वाई की तरह काम करेगा,
और ये एक्स की तरह काम करेगा। तो ग्राफ बन रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये जो एच अपॉन ई है ये बेसिकली इस ग्राफ की स्लोप कहलाएगी, और ये जो बच गया फाई नॉट बाई ई ये इस ग्राफ की इंटरसेप्ट कहलाएगी, और वो एक नेगेटिव इंटरसेप्ट है। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से इसका जो है ग्राफ आपके सामने प्लॉट हो जाएगा, बिकॉज इसमें इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। ये ग्राफ था वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाय ई माइनस फाई नॉट बाय ई, तो इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो इस ग्राफ का जो कंक्लूजन है वो ये है कि वेन एवर यू प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, तो जो ग्राफ की स्लोप होगी, जो भी उसकी स्लोप की वैल्यू होगी वो आपको एच अपॉन ई दे देगा, और जो भी उसका इंटरसेप्ट होगा वो आपको देगा फाई नॉट बाय ई। नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा वो आपको फाई नॉट बाय ई देगा, और जितना ज़्यादा इंटरसेप्ट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क फंक्शन भी होगा। तो ये क्लियर इंडिकेशन होगी आपके पास। जैसे अगर मैं कोई दो ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये इस तरह से अगर कोई दो डिफरेंट मेटल्स के लिए मेरे को, आगे हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ देखिए ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है। तो मेटल 1 के केस में इंटरसेप्ट जो है और ज़्यादा नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है और हमें दे रही है फाई नॉट बाई। अभी तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इंटरसेप्ट रहेगा उतना ज़्यादा मटेरियल का वर्क फंक्शन रहेगा। तो मैं कहूँगा कि 1 का जो वर्क फंक्शन है वो हाई वर्क फंक्शन है फॉर 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। इस तरह के ग्राफ्स पूछे जाते हैं जहाँ पर कई बार क्वांटिटीज़ चेंज कर दी जाती हैं। यहाँ तो क्वांटिटी जो मेन ग्राफ था वो था पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, क्वांटिटीज़ चेंज कर दी जाती हैं और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करके चीज़ें पूछी जाती हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राफ। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो अगेन रिमेंबर, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में जो स्लोप है वो एच बाई ई देती है, और जो इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन देती है। ऐसे कोई ग्राफ आए 1 और 2 का, तो 1 का जो वर्क फंक्शन है वो हाई है, 2 का वर्क फंक्शन कम है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्टूडेंट्स। अब ये ग्राफ के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, देखिए ये के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, तो ये वर्क फंक्शन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो के मैक्स है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर हम के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, अगर कभी भी के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आए तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको एच देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट देगा, और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट डायरेक्टली आपको वर्क फंक्शन दे देगा, डायरेक्टली आपको फाई नॉट दे देगा। तो जितना ज़्यादा नीचे तक इंटरसेप्ट होगा उतना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा। और ध्यान रखिए ग्राफ है के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का। ऊपर देखिए, ऊपर जो ग्राफ था वो था पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। उसमें इंटरसेप्ट से हम वर्क फंक्शन पता लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो फाई नॉट बाई ई देता था। यहाँ डायरेक्टली अगर के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का होगा, आपको सिंपली रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या है? के मैक्स और फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इंटरसेप्ट आपका वर्क फंक्शन दे रहा है, स्लोप आपका एच दे रहा है। तो यहाँ से आपका जो है के मैक्स लाइक काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। तो ये जो जहाँ पर ये कट पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पर जो कट पड़ रहा है, इंटरसेप्ट पड़ रही है, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। दिस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पॉइंट पी मैं नाम देता हूँ, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट और ग्राफ हैं, दैट इज पोटेंशियल और दैट इज इंटेंसिटी। तो आप देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ पोटेंशियल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बिकॉज पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को स्टूडेंट्स कट ऑफ पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल भी लिखा होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ही बात हो रही है। उसके बाद ये ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में। आप देख रहे हैं करंट एकदम से ग्रो कर गया है, मैक्सिमम हो गया है, सेचुरेट कर गया है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हमने लॉज में भी देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है, लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड्स में ही अकर कर जाता है। सो दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ करंट, फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो करंट एकदम से ग्रो कर गया है -9 सेकेंड्स में, और अपना सेचुरेट कर गया है या मैक्सिमम हो गया है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स में लास्ट में डील करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस दी गई हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से पूछे जा रहे हैं। सो इसके अब एक तरह से लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली
every moving material particle means that is having some mass. Every moving material particle possess a wave called de Broglie wave. उसे कहा जाता है de Broglie wave. Every moving material particle possess a wave called as de Broglie wave. और उसका आंसर है, उसका जो वेवलेंथ का आंसर आता है वो एक एवरी पार्टिकल इज हैविंग अ वेव, मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज अ वेव, और उसका जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ओके, सो ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है. हर एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहता है और उसका वेवलेंथ रहता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p वेयर p इज द मोमेंटम. तो इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है. ओके, तो जिसमें कि आइंस्टीन की जो एनर्जी मास रिलेशन था आइंस्टीन का वो, और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए लैम्डा को डिराइव किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी जो E है दैट इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल टू mc². तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इसके लैम्डा के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे. यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डिफरेंट पार्टिकल्स दिए जाते हैं और उनके वेवलेंथ को कंपेयर करने के लिए कहा जाता है. तो यहाँ से हम जो है इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशंस को. mc² इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, और देन वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर मास दैट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन c². इसको नोट कर लेते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 3. बाकी जो अपना मोमेंटम होता है, मोमेंटम दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन. मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. तो विल पुट द वैल्यूज ऑफ मास देयर. मास की वैल्यू आई है एच न्यू बाई c² एंड वेलोसिटी c, तो c से c जो है उसको कैंसिल कर लेते हैं. तो यहाँ से मोमेंटम का जो आंसर अपने पास आ जाएगा दैट इज बेसिकली एच न्यू बाय सी. ओके, और थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मोमेंटम इज इक्वल टू एच. फ्रेंड्स, आप c अपॉन न्यू इसको लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को. अब देखिए, c का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, सो c बाय म्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा. तो यहाँ से मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, और आई कैन से दैट लैम्डा इज h बाय p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. सो दैट इज द डेरिवेशन. ये छोटी सी डेरिवेशन है इसकी. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दैट एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल मस्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट. सो उसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, और ये अपने पास इसका रिजल्ट है. तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाता है. दूसरा यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है कई बार इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ. अगर हम काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं, 11th क्लास में अपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी होती है, वहाँ से देखिए आप जानते हैं मोमेंटम को आप लिख सकते हैं एनर्जी की टर्म्स में √2m इंटू ई. दैट इज द रिलेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आपने पढ़ा होगा, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी रहता है एक पार्टिकल का वो रहता है 3/2 kBt. kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो आप यहाँ से k का एक्सप्रेशन को, k और एनर्जी को इक्वेट कर सकते हो. एनर्जी की जगह लिख सकते हो 3/2 kT, और यहाँ से मोमेंटम के लिए जो है एक्सप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है. मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, फिर अल्टीमेटली लैम्डा का एक्सप्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा. तो एक तो फॉर्मूला जनरल है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. बाकी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो लैम्डा का फॉर्मूला है, देखिए मोमेंटम को लिखना होगा आपने, तो आप लैम्डा को लिखना होगा h अपॉन p. इसको लिख सकते हैं हम √2m इंटू ई. एक फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √3m kT. ये फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है. ओके, यू कैन राइट, आप एनर्जी की जगह लिख सकते हैं 3/2 kT, फिर वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 3 kT. और m तो एक्सप्रेशन में ऑलरेडी रहेगा ही, ये m e की जगह आएगा आपके पास स्टूडेंट्स 3/2 kT. 2 से 2 कैंसिल होके दैट विल बी योर आंसर. तो अगर कभी आपको टेम्परेचर की टर्म्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने को आता है, तो आप जिस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे वो है h अपॉन √3m kT. दैट इज इम्पॉर्टेंट रिलेशन. 1-2 साल पहले के जेई के पेपर के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई थी, जिसमें टेम्परेचर दिया गया था, या इस फॉर्मेट में आपसे डी ब्रॉगली की वेवलेंथ पूछी गई थी. इसके बाद अपने पास जो एक आखिरी टॉपिक है यहाँ पर, वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. डी ब्रॉगली
वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सभी करने के बाद वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स जो कि सीबीएसई के रिसेंट पेपर्स में और अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स में पूछे गए हैं, और हम देखेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। और आई होप कि इस पूरे डिस्कशन में आपका यहाँ से आने वाला प्रॉब्लम जो है आसानी से कवर हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेट सपोज वी हैव अ इलेक्ट्रॉन जिसका मास ले लेते हैं m और उसका चार्ज ले लेते हैं ऑब्वियसली e, ये इसका चार्ज ले लिया e। नाउ हम क्या करते हैं कि इसको हम एसरलेट करते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल। लेट इट बी एसरलेटेड, लेट इट बी एसरलेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली इस पे जो हमने वर्क किया होगा पार्टिकल पे, दैट इज सिंपली EV, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज लेट सपोज हाफ mv²। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं जो कि बन जाएगा 2EV, रूट 2EV, बिकॉज यहाँ v का स्क्वायर है, रूट 2EV और नीचे चला जाएगा m, दैट इज द वेलोसिटी। देन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, लैम्डा इज h अपॉन मोमेंटम mv। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास मल्टीप्लाई विथ वेलोसिटी, उसकी जगह है 2EV अपॉन m। तो इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक m रूट के बाहर है, एक m रूट के अंदर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, इसी m कट जाएगा, ये भी यहाँ रूट में बच जाएगा, तो इट इज सिंपली h अपॉन रूट 2MEV। That is the answer for de Broglie wavelength of an electron when it is being accelerated by applying some potential difference. So यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली नॉन वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसे पुट कर देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10 की -34, और इट इज़ रूट 2, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की -31, एंड उसके बाद चार्ज 1.6 इंटू 10 की -19 इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल डिपेंड करेगा आपने कितना लगा के रखा है। देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो आप जानते होंगे इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। सो दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 12.2। सो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं इस टॉपिक में, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में। हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम्स लेने की जो प्रॉब्लम्स पेपर में पूछी जा सकती हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम जो जनरल एनसीईआरटी में है उसके अलावा और जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, फोटो एमिशन हुआ वहाँ पर, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आपको पता है आइंस्टीन्स इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, ये इक्वेशन है, आप याद रखिए इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से के मैक्स का आंसर आएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ओके, तो अब एच आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 की -34, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भरी है 6 इंटू 10 की पावर 14 माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वर्क फंक्शन का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ईवी में दे के रखा है, तो आप अपने एच न्यू को भी ईवी में बदलिए। ये जो आप एच न्यू कर रहे हैं ये जूल में आएगा, इसको ईवी में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की -19 से आपको डिवाइड करना है और ये भी ईवी में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसका राइट कर देता हूँ। ये सॉल्व करने पर आपके पास 2.14 को माइनस करने के बाद, आई होप आप ये कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे, ये करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.35 EV। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के मैक्स। तो एक पार्ट अपना इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंश्योर कीजिए कि आपने कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको ईवी में ले रहे हैं तो ये भी ईवी में आएगा जब आप इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। अगला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए अगले पार्ट को, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी पूछा जाए तो के मैक्स जो होता है वो EV नॉट के बराबर होता है। अब के मैक्स आप निकाल चुके हैं, दैट इज 0.35 EV। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप जो है इसको इसके सामने इक्वेट कर दीजिए, इसे कैंसिल हो जाएगा और V नॉट का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 0.35 वोल्ट। इट मीन्स दैट कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो के मैक्स का वैल्यू है EV में, वही वैल्यू मतलब वही मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का भी हो जाएगा, बिकॉज ई से ही कट जाएगा। तो ये आ गया आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरे पार्ट में मैक्सिमम स्पीड पूछी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो आपके पास ऑब्वियसली के मैक्स का आंसर आ ही चुका है। तो के मैक्स मीन्स हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, दैट इज के मैक्स। ओके, और के मैक्स आपने ऊपर निकाला था 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा।
-19 से। देखिए ये के मैक्स था और के मैक्स को मैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 0.35 1.6 इंटू 10⁻⁻19 divided by mass of electron, that is 9.1. It is the energy of emitted electron. Okay, don't confuse with the photon. It is the emitted energy of emitted electron. तो इलेक्ट्रॉन का मास भरना होगा 10⁻31 और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो उसके बाद आपको पता है आपको v निकालना है, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। सो आई अगेन राइट द आंसर देयर। v मैक्स का आंसर आएगा 3.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, आप जानते हैं कट ऑफ वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसमें कट ऑफ वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? देखिए हमने नीचे देखा, तो जो के मैक्स है वो है बेसिकली ई वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को दिया हुआ है, तो उसे हम लिख सकते हैं सिंपली ई इंटू 1.5 वोल्ट। और अगर मैं एनर्जी को जूल में निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो ये अपने पास सिंपली के मैक्स आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर के मैक्स, और ये जो आंसर है ये ऑब्वियसली जूल में आएगा। तो ये आ गया अपने पास आंसर सॉल्व करके 2.4 10⁻19। 2.4 10⁻19 जूल इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसका लैम्डा दे के रखा है, उसको प्रोड्यूस किया हीलियम नियॉन लेजर ने। पावर एमिटेड इज गिवन टू अस। पहला क्वेश्चन है एनर्जी मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। देखिए एनर्जी निकालनी होगी फ्रेंड्स, एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू, और आप निकाल सकते हो एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा गिवन है। पहले पार्ट को इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक फोटोन का एनर्जी आएगा एच सी बाय लैम्डा 6.63 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय सी 3 इंटू 10⁸ एंड देन डिवाइड बाय द लैम्डा, इट इज़ 632.8 नैनोमीटर। इसको मीटर में बदलना होगा, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई होप आप ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी उसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यू कैन सॉल्व दिस, 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरह से एक फोटोन की एनर्जी निकाली आपने, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा पुट कर दिया। उसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। मोमेंटम भी पूछा है, सेकेंड पार्ट में मोमेंटम पूछा है। तो मोमेंटम सिंपली हम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से पी निकल जाएगा एच बाय लैम्डा करके। सो एच 6.63 10⁻⁻34 और लैम्डा दिया है 632.8 नैनोमीटर। उसको बदलना पड़ेगा मीटर में 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा लगभग 1.05 इंटू 10⁻⁻27 इन एसआई सिस्टम। ये इस तरह से लैम्डा निकल गया। अगला है हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड अराइव एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम, अज्यूम द बीम टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज लेस देन द टारगेट एरिया। सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, थर्ड पार्ट या बी पार्ट जो भी है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आप निकाल सकते हो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी करके। तो पावर अपने को लेज़र का दे के रखा है, रेडिएशन का दे के रखा है। पावर वाज 9.42 मिली वॉट। तो इट इज़ 9.42 मिली वॉट, उसका वॉट बनाना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी हमने निकाल ली है। वो एक बीम है, उसमें बहुत सारे फोटोन्स हैं। सो वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट आर फॉलिंग arrive at the target per second. So if you divide power with the energy of one photon, you will get number of photons per second. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन। वो एनर्जी हमने ऊपर निकाली थी, दैट वाज 3.14 इंटू 10⁻⁻19। सो इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आपको मिलेगा लगभग 3 इंटू 10⁻16 फोटोन्स पर सेकेंड। चौथा पार्ट है हाउ फास्ट हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम। अगेन वी यूज द फॉर्मूला, लाइक वो पूछ रहे हैं मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, दैट हाउ फास्ट डज हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल टू हैव सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। तो फोटोन का मोमेंटम हमने ऊपर निकाला था, दैट इज़ 1.05 10⁻27। तो कितना फास्ट हाइड्रोजन एटम को चलना होगा, तो इट इज सिंपली पी अपॉन एम, मोमेंटम 1.05 इंटू 10⁻⁻27।
डिवाइडेड बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मीन्स उसमें अपना एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻27। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। जस्ट केयरफुली प्रॉब्लम्स को देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन गिवन है। वर्क फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन है विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लैम्डा 330 नैनोमीटर और नॉट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे आप। वर्क फंक्शन गिवन है, रेडिएशन उस पर गिराई जाएगी, कहा जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला रहता है hc/लैम्डा। तो आपको वर्क फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, आप क्या कीजिए अपनी रेडिएशन की एनर्जी निकाल लीजिए कि उसमें एनर्जी कितना है। तो अपने पास hc की जगह आप शॉर्टकट लिख सकते हैं सीधे 1240, और फिर इस 1240 को आप डिवाइड कर सकते हैं 330 से। एंड देन आप क्या करेंगे कि 330 का ध्यान रखिए, आपने इसको लेना है नैनोमीटर में और 1240 को 330 से डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है। इट इज़ 1240 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 330 से, तो यार है 3.75 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ रहा है। इसका मतलब जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं उस रेडिएशन में जो एनर्जी है वो है 3.75 EV। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1240 लैम्डा लेना है नैनो में, आंसर अपने आप आएगा 3.75 EV में। तो रेडिएशन की एनर्जी आपको पता चल गई है। वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि ये जो रेडिएशन है ये कैपेबल नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाने में, क्योंकि इस रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देयर इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो आगे एक प्रॉब्लम और देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो प्रॉब्लम है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस चैप्टर से। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ द ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा का फॉर्मूला आप जानते हैं, लैम्डा इज बेसिकली h/p डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों का सेम दे के रखा है। देखिए मोमेंटम को आप लिख सकते हो, मोमेंटम जो रहता है इट इज़ 2m/e। ये मोमेंटम का रिलेशन है एनर्जी के साथ, ठीक है। E इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m। तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ, लैम्डा इज h/√2me। ओके, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का एनर्जी जो है वो तो सेम है, h भी कांस्टेंट है। इसका मतलब लैम्डा जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है रूट मास के ऊपर, वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। मतलब जिसका मास जो है वो ज़्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। तो पूछा गया है इसका ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। सो स्टूडेंट्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली जिसका मास कम है वो डिनोमिनेटर में है मास, सो देयरफॉर लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा जहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जाएगी और ये कहा जाएगा कि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आप सिंपली याद रखेंगे कि जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो मास के साथ इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो जो सबसे हल्का पार्टिकल होगा वहाँ पर उसी का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है आपको एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। देखिए हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था, लैम्डा जो रहता है इलेक्ट्रॉन का वो रहता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये डिराइव किया गया था रिजल्ट। तो हमें रेशो पूछी जा रही है, एक बार अपने पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है वो 25 है, तो उसे लिखेंगे √25 अपॉन रेशो पूछी जा रही है λ1/λ2, और एक बार जो वैल्यू है अपने पास वो है √36। 36 बेसिकली रूट में चला जाएगा, ये कट जाएगा 36, ये बन जाएगा 6/5। तो स्टूडेंट्स रेशो आ रही है अपने पास 6/5। सो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें ग्राफिकली
वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ शो करना है विद पोटेंशियल थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन इज आइसोलेटेड। तो हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया है। लैम्डा का जो रिलेशन आपने देखा, क्वेश्चन भी अपने पास एक आया अपॉन रूट वी, ठीक है। तो आपको जो रिलेशन पूछा गया, देखिए अगर आपको लैम्डा का रिलेशन कभी पूछा जाए 1/√v के साथ, ऐसे कुछ पूछा जाए 1/√v के साथ, तो वो लीनियर है। आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे। और लैम्डा और रूट वी के बीच में पूछा जाए, यहाँ वी के बीच में पूछा गया है, लैम्डा और रूट वी के बीच में पूछा जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। और ये लैम्डा और वी के बीच में पूछा जाए, लाइक लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v, सो व्हेन यू स्क्वायर द इक्वेशन, सो इट इज लैम्डा स्क्वायर इज 1/v। तो यहाँ पर एक पैराबोलिक टाइप ऑफ रिलेशन बनेगा, इन्वर्स रिलेशन बनेगा पोटेंशियल का और लैम्डा का, बट उसे पैराबोलिक कहा जाएगा। अगर लैम्डा और कहा जाएगा लाइक रूट वी का बनाइए, तो वो भी दिखने में ऐसा ही होगा, स्लोप का फ़र्क होगा, बट उसका नाम होगा हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, और ये रहेगा पैराबोलिक टाइप। सो एज यू इंक्रीज द पोटेंशियल, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, आपका जो लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो कम होता जाएगा पैराबोलिकली। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर्स में, रिसेंट पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के कई पेपर्स में पूछा गया है। देखिए आपको ग्राफ दिया होगा फोटो करंट और ग्राफ दिया होगा पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पूछा गया है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए 4 कर्व हैं यहाँ पर आपके पास, 1 2 3 और 4। तो हमें पहले ये देखना है, वो कर्व देखने हैं जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इंटेंसिटी सेम है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। देखिए हम जानते हैं जो फोटो करंट होता है स्टूडेंट्स, वो प्रोपोर्शनल रहता है इंटेंसिटी के। तो आप देखिए यहाँ पर कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 3 का जो फोटो करंट है दोनों का सेम है, यानी कि कर्व 1 और कर्व 3 कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं सेम इंटेंसिटी को, बिकॉज दोनों में फोटो करंट की वैल्यू सेम है। दो कर्व्स 1 और 3 जिनमें इंटेंसिटी सेम होगी, इसका मतलब जिनमें फोटो करंट सेम होगा, इनका मतलब उनके ऊपर गिरी हुई जो रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी भी सेम है, क्योंकि फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। इस तरह से ये ग्राफ था फोटो करंट का और इंटेंसिटी का, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। और साथ में ये भी पूछा है कि वो जो है वो सेम इंटेंसिटी के साथ साथ डिफरेंट मटेरियल्स होने चाहिए। देखिए अगर आप 1 को देखेंगे तो 1 के लिए दैट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला। और अगर आप 3 को देखेंगे सो ये 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ऑब्वियसली दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं, पर दोनों पे जो रेडिएशन गिरी है उसका इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी का पता लगाया हमने फोटो करंट की वैल्यू से। तो 1 और 3 वो पेयर है दैट कॉरस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल। मटेरियल का पता लगा ऑफ देयर लाइक वैल्यू, जो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू है। अब 2 कर्व को देखिए, 2 और 4 को देखिए, दोनों में जो अपने पास फोटो करंट है वो सेम है। इसका मतलब 2 और 4 जो है, ये जो पेयर है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सेम इंटेंसिटी को, और इसमें 2 का पोटेंशियल कुछ और है और 4 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है। तो 2 एंड 4 कॉरस्पॉन्ड टू सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटीरियल्स। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में बेसिकली ग्राफ दिया है अपने पास पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जब भी आपको ग्राफ दिया जाए, आपसे क्वेश्चन आए कि किसका वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा है। देखिए जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा नीचे कट करेगा उसका वर्क फंक्शन सीधे सीधे ज़्यादा है, बिकॉज जो इंटरसेप्ट होती है पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का, वो देता है वर्क फंक्शन अपॉन ई। तो ई तो कांस्टेंट है। तो आप अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, कई बार इतना ही ग्राफ दिया होगा आपके पास, इतना ही, तो ऑब्वियसली ये जो, इसको मान लेता हूँ मैं ए, ये और नीचे जाके इसका इंटरसेप्ट होगा। तो ऑब्वियसली जो मेटल ए है उसका वर्क फंक्शन हाई है। बस दैट इज़ द आंसर। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे जितना इंटरसेप्ट लगेगा उतना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा। तो आंसर इसका ऑप्शन मेटल ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस स्पीड के साथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। आई होप आप इसे आसानी से कर लेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज h अपॉन एम वी। सो इलेक्ट्रॉन का मास पुट कीजिए और उसका वेलोसिटी जो गिवन है वो पुट कीजिए। यू विल गेट द आंसर 3.31 10⁻⁻12। फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस है। स्टेट वन फैक्टर दैट डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो वो क्या फैक्टर है जो इंटेंसिटी को डिटरमिन करता है? देखिए, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन जो है उनका इजेक्शन होगा मेटल सरफेस से। तो द फैक्टर दैट डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ये फैक्टर जो है कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं पर सेकेंड, दैट डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगला है स्टेट वन रीजन टू एक्सप्लेन वाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट डज नॉट सपोर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, वेव थ्योरी डील करता है लाइक in wave theory energy is being considered as additive, means if a wave is more intense the energy is higher, but in case of photoelectric effect the kinetic energy of ejected photoelectron is not depending on the intensity। आप जितना मर्जी इंटेंसिटी इंक्रीज कर लीजिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, दैट डिपेंड्स कि वो जो रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है कि नहीं है। लेकिन वेव थ्योरी में लाइक मोर इंटेंस द बीम मोर एनर्जी इट कैरी अकॉर्डिंग टू द वेव फॉर्मुलेशन, बट हेयर वो फॉर्मुलेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सो वी कैन से दैट वेव थ्योरी ऑफ लाइट डज नॉट सपोर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। एक तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन है, एंड इन दिस केस लाइक एनर्जी शुड बी अबव द थ्रेशोल्ड। चाहे आपकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हो, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव होना चाहिए, तभी इजेक्शन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड कैथोड ऑफ अ फोटो सेल इज डबल्ड, हाउ इट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लाइट सोर्स और कैथोड ऑफ द फोटो सेल के बीच में आप जो डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है जो पार्टिकल वहाँ से निकल के आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को आपको ज़ीरो करना पड़ता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो डिस्टेंस से कम हो रहा है सोर्स का कैथोड से या ज़्यादा हो रहा है। दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। इसका फॉर्मूला हमारे पास पहले भी आ चुका है। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ये एंगस्ट्रॉम में आता है रिजल्ट स्टूडेंट्स। तो इसने कहा कि उसका वेवलेंथ निकालिए और देखिए स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट को बिलोंग करता है। तो वोल्टेज को आप 100 भरिए, 100 का रूट 10 आ जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास। सो आप इसे सॉल्व कीजिए। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट इन्होंने आंसर लिखा है नैनोमीटर के अंदर, अपने पास बचेगा 12.27 डिवाइडेड बाय 10 देयर। ओके, तो आपके पास जो आंसर आता है ध्यान रखिएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। बाद में आपको उसे बदलना होगा मीटर में, या तो आपको लिखना होगा उसे नैनोमीटर में। ओके, तो जैसे यहाँ आंसर रिपोर्ट किया गया है नैनोमीटर में 0.123 नैनोमीटर, जो कि ये जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये कॉरस्पॉन्ड करता है एक्सरे रीजन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक्सरे रेडिएशन को बिलोंग करता है। तो सिंपल है, आप सिंपली लैम्डा निकालिए, वेवलेंथ को देखिए और उसको लिखिए मीटर या नैनोमीटर में, जो भी रेंज आपको पता है, और उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए कि किस को बिलोंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर एक्सरेज को बिलोंग कर रहा है। सो नाउ एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, और ये आप जान लीजिए एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस स्टाइल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि रिपीट अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका लक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स थोड़े से बदल के आते हैं। मीन्स कॉन्सेप्ट इसी तरह का रहेगा लेकिन थोड़ा बदलाव उसमें देखने को मिल सकता है। सो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, एसलेट किया उनको, सेम पोटेंशियल अप्लाई किया है, उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे हैं। तो ऐसा सवाल आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है। सो लैम्डा का रिलेशन होता है बेसिकली एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिखते हैं √2m e। और जब पार्टिकल्स को एसलेट करते हैं तो उनका जो एनर्जी होता है वो होता है QV। तो लैम्डा का फॉर्मूला जब भी पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे तो फॉर्मूला लिखा जाएगा 2m/QV। तो ये बन गया लैम्डा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो लैम्डा है वो मास पे, चार्ज पे, पोटेंशियल पे, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूँ, प्रोटॉन की बात करता हूँ, इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखता हूँ, तो देखिए जब अल्फा अपॉन प्रोटॉन का डी ब्रॉगली लिखा जाएगा तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। लाइक मैं देख रहा हूँ लैम्डा ए, सिमिलरली आप यहाँ लिख लीजिए लैम्डा फॉर प्रोटॉन लिख लीजिए, वो आ जाएगा H अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और पोटेंशियल। पोटेंशियल दोनों का सेम है, वो भी कट जाएगा जब आप रेशो लेंगे,
तो ये फैक्टर ऊपर आ जाएगा इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ आया हुआ है। आई होप ये कर पाएंगे आप। चार्ज 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। चार्ज ऑफ प्रोटोन मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ अल्फा मास ऑफ अल्फा, भी आपको भरना है। तो चार्ज ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ प्रोटोन को वैसे ही रहने दीजिए, इसको क्यूपी एमपी लिखिए। हमने रेशो ली है अल्फ़ा और नीचे है प्रोटोन, वो नीचे से ऊपर आ गया है। प्रोटोन का जो फैक्टर था ये 2 MP QPV वाला, 2 और V तो कट गए, और यहाँ आया है चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। याद रखिए अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो प्रोटोन के चार्ज का डबल होता है, तो 2 QP लिखिए। मास ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटोन से। अब ये QP MP कट जाएंगे, तो आपके पास रेशो बच रही है √1/8, जिसे कि सॉल्व करके लिखा जा सकता है 2√2। सो दैट इज़ द रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्रोटोन, और ये हमेशा सेम ही रहेगी अल्ले पर शर्त यह है कि दोनों का जो एसोलेशन है, एसोलेट किया गया है फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल। अगेन रिपीटिंग, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। आगे स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरह का। पार्टिकल बदल गया है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन है, एसोलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल विच हैव द ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देखिए लैम्डा का फॉर्मूला बार बार हमने यूज़ किया, अगेन लिख रहा हूँ फिर से। मोमेंटम का लिखा जा सकता है 2me, और एनर्जी को लिखा जा सकता है ई की जगह लिखा जा सकता है QV। तो जो लैम्डा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो डिपेंड कर रहा है मास पे, चार्ज पे और पोटेंशियल पे। अब पार्टिकल है स्टूडेंट्स ड्यूट्रॉन और है प्रोटॉन। देखिए ड्यूट्रॉन और अपना ये जो प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज जो है वो सेम होता है। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है और सेम पोटेंशियल से दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसका मतलब जो लैम्डा है वो 2 तो कांस्टेंट है, चार्ज दोनों का सेम होता है, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। तो जो लैम्डा है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है मास पे इनवर्सली, और √m पे डिपेंड कर रहा है। तो मास जो है स्टूडेंट्स वो प्रोटॉन का कम होता है, प्रोटॉन हैज़ लेस मास। प्रोटॉन का जो मास है वो लेस है, अगर जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का जो मास है वो डबल होता है, आप बाकी प्रॉब्लम्स के लिए याद रख सकते हैं। ड्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है, और ड्यूट्रॉन का जो मास है वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है। सो आगे अगला पार्ट देखते हैं, विच हैज़ द लेस मोमेंटम। वैसे तो यहीं से क्लियर हो गया है, लैम्डा का फॉर्मूला है H/P, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका ऑब्वियसली मोमेंटम जो है वो कम होगा। तो बाकी सॉल्व भी कर लेते हैं, बट स्टिल लैम्डा ज़्यादा निकला अपने पास प्रोटॉन के लिए, तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम कम होगा क्योंकि H तो कांस्टेंट है। सो वी कैन से दैट प्रोटॉन हैज़ लेस मोमेंटम देन ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का मोमेंटम जो है वो ज़्यादा है। बाकी सॉल्व किया जा सकता है। वी नो दैट कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2me, एनर्जी की जगह फिर लिखेंगे QV। अब Q और V तो दोनों का ही सेम है, प्रोटॉन का भी और एक्सेलरेशन भी सेम ही पोटेंशियल से दिया गया है। तो प्रोटॉन जो मोमेंटम है वो सिंपली डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली m के साथ। तो ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर मास जो है वो ज़्यादा है ड्यूट्रॉन का, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि रिपीटेडली पेपर में पूछे गए हैं बहुत से, इवन इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE और नीट में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। सो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम में एक प्लॉट बनाना है हमें, और उसमें शो करना है फोटो करंट का वेरिएशन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ, और 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं V1 और V2, और V1 जो है वो V2 से बड़ा है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। देखिए इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब दोनों को जब हम फेंकेंगे तो जो फोटो करंट का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। और क्वेश्चन है किस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखिए दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी है, तो फ्रीक्वेंसी 1 जब गिरेगी, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ओके, एक ही मटेरियल पे गिर रहे हैं दोनों, तो V1 से निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उन्हें स्टॉप करने के लिए जो वर्क करना होगा वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। तो V1 हायर फ्रीक्वेंसी है
और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतना ज़्यादा निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी होगा और उन्हें स्टॉप करने के लिए उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें क्लियर होगी कि पोटेंशियल किसके लिए ज़्यादा होगा, V1 के लिए। इंटेंसिटी दोनों की सेम है, मतलब करंट दोनों का सेम होगा। तो ये इसका आंसर है। ये ग्राफ इस तरह से बना है, देखिए इसमें फोटो करंट और पोटेंशियल की वेरिएशन है। फोटो करंट, मैक्सिमम फोटो करंट दोनों ही रेडिएशंस के लिए सेम है। और अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हो तो ज़्यादा नेगेटिव जो करना पड़ा है वो आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए करना पड़ा। ये लिखा गया यहाँ पर V01 और V02। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके। और रिसेंट पेपर्स में अगेन काफ़ी पेपर्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। देखिए आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़े जहाँ पर कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ थे, जिसमें स्लोप जो थी वो h/e देती थी और जो इंटरसेप्ट था वो φ0/e देता था। ये भी उसी तरह का ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ बदल गया। यहाँ ग्राफ है Vmax² और फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि Vmax² और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखेंगे। देखिए आप जानते हैं Kmax जो होता है वो होता है h/nu माइनस वर्क फंक्शन। Kmax को लिखा जा सकता है हाफ mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू h/nu माइनस वर्क फंक्शन। बेसिकली जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर लीजिए आपस में। तो यहाँ से Vmax का स्क्वायर आपको मिलेगा h/nu, m चला जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस φ0। ओके, φ0 यहाँ है, φ0 अगेन यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। m चला जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन रही है। अब हमारा जो ग्राफ है वो है Vmax² के बीच में, अपने कोई रूट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ ही Vmax² और फ्रीक्वेंसी के बीच में है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये हो गया Vmax²। तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आप क्लियरली ग्राफ में देख रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप। तो x में है अपना फ्रीक्वेंसीज के साथ जो है वो स्लोप है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो मुझे देगी 2h/m। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लेते हैं ग्राफ की जो स्लोप है वो अपने को दे रही है 2h/m। फिर चलते हैं ग्राफ की इंटरसेप्ट की तरफ। इंटरसेप्ट की तरफ चलते हैं। ग्राफ की जो इंटरसेप्ट है ऑब्वियसली नेगेटिव है और ग्राफ की इंटरसेप्ट हमें दे रही है 2φ0/m। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब हमसे पूछा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो निकाल देंगे जो गिवन इक्वेशन है। देखिए स्लोप देती है, इक्वेशन से स्लोप मिलती है 2h/m। और अगर मैं ग्राफ को देखता हूँ तो यहाँ पर ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो ग्राफ की स्लोप है ये देखिए, दिस इज l और दिस इज n। तो स्लोप है ग्राफ की l/n, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या y/1 सिंपली। तो यहाँ से मैं ग्राफ की स्लोप निकाल सकता हूँ, दैट इज l/n। तो मैं इसको भर दूंगा l/n के सामने। इक्वेशन से स्लोप है 2h/m और ग्राफ से आती है l/n। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट निकाला जा सकता है Lm/2n। सो दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ये आपका स्लोप का आंसर आ गया, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई Lm/2n। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन दीज पैरामीटर्स L एंड M की टर्म्स में। देखिए इंटरसेप्ट ने दिया था हमें यहाँ पर 2φ0/m और अगर मैं ग्राफ से इंटरसेप्ट देखता हूँ तो इंटरसेप्ट इज L। तो इंटरसेप्ट L को इक्वेट कर दूंगा तो φ0 की वैल्यू आएगी Lm/2। तो हमें लिखना था इसको L एंड M की टर्म्स में। सो अब करते हैं इसका आखिरी पार्ट जो कि है हाउ इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द प्लॉट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होती है ये बेसिकली आपको देती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस गिव्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी हो तो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाता है, एमिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आपका लाइक यू आर गेटिंग सम Vmax देयर। तो दिस इंटरसेप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो होता है वो देता है आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर
वो है बेसिकली n, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस इंटरसेप्ट इज n, इंटरसेप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सी पार्ट का आंसर आ जाएगा n। ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट इज रिटन एज n। सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आई और ये वर्क फंक्शन की वैल्यू आई एल एम अपॉन टू। और वी गेट ऑल दिस पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एल एम एंड एन जो भी दे के रखे थे। दिस वाज एल, दिस वाज एन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और ये पेपर में इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगेन आपको ध्यान रखना होगा कि जिनका ग्राफ दिया गया है सबसे पहले आपको उनकी इक्वेशन राइट करनी है, और जितनी भी इक्वेशन इस चैप्टर में बनेंगी वो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही बनेगी। तो आपको वी मैक्स स्क्वायर में और फ्रीक्वेंसी दिया था तो हमने वहीं से उठा के पहले इक्वेशन लिख लिया, देन अपने जो पूछे गए थे उनको फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं ड्यूल नेचर की। सो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चार्ज पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जे कैप डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में है। देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का फॉर्मूला है एच अपॉन एम वी। सो एम वी इज द मोमेंटम, मास जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी पे बात करते हैं। देखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, यहाँ पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और उस वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये एक्सपीरियंस करेगा लॉरेंट फोर्स, जिसका फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ थीटा है 90, तो लॉरेंट फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा क्यू वी बी। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉरेंट फोर्स होती है ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सिर्फ पार्टिकल का जो है डायरेक्शन चेंज करेगा और पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। मतलब यहाँ पर इस फोर्स की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा इसका मतलब इसका डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एच कांस्टेंट है तो लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी दिस। तो मतलब इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है और पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है 1.4 10 की पावर माइनस 10। देखिए लैम्डा का फॉर्मूला है एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट टू एम ई। सो हमसे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। सो यहाँ से अपने पास लाइक रिलेशन बन जाएगा लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन टू एम ई। सो यहाँ से ई निकाला जा सकता है, दैट इज एच स्क्वेयर अपॉन टू एम इंटू लैम्डा स्क्वेयर। सो फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेंगे, सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की माइनस 34, इसका अपने को स्क्वेयर करना है, और टू और मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 10 की माइनस 27 एज दैट ऑफ प्रोटोन, सिमिलर ही ऑलमोस्ट उससे मान लेते हैं। और जो लैम्डा है वो गिवन दे के रखा है 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, उसका करना है हमें स्क्वेयर। सो ये सॉल्व करना है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एनर्जी का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा, और वो आंसर आता है 6.6 10 की माइनस 21, लगभग 6.6 इंटू 10 की माइनस 21 जूल के आसपास। सो आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और ऊपर जो क्वेश्चन था वो एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट में। तो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kBt। kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एट 300 केल्विन। तो लाइक अगेन हमें लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला है एच अपॉन पी, और आप जानते हैं अब हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे, मोमेंटम को हम राइट कर सकते हैं 2m इंटू एनर्जी, और यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो है एनर्जी इज बेसिकली 3/2 kT, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकाल सकते हैं और एनर्जी की वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और देन लैम्डा फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एनर्जी इज़ लाइक 3/2 kB की वैल्यू क्वेश्चन में बेसिकली गिवन है। तो kB की वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स लगभग 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, तो एक केल्विन में ही है तो आप इसको केल्विन में ही लेंगे, और यहाँ से आप एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो वो एनर्जी आएगी सॉल्व करने पर लगभग 6.21 इंटू 10⁻⁻21। तो जैसे ही एनर्जी आ जाएगा फिर आप इसमें पुट कर दीजिए और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट इज़ लाइक लैम्डा इज इक्वल टू एच 6.63 10⁻⁻34 अपॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और एनर्जी आपने यहाँ से निकाली 3/2 kBT अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो इट इज़ लाइक 6.21 इंटू 10⁻⁻21। सो यहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा, तो ये लैम्डा आएगा लगभग 1.45 10⁻⁻10 मीटर। सो इस तरह की प्रॉब्लम भी जिसमें कि टेम्परेचर की बात की गई हो, समटाइम्स आपको टेम्परेचर निकालना पड़ता है या एनर्जी निकालनी पड़ती है, लैम्डा निकालना पड़ता है, तो इस तरह से आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में जनरली आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस में जो लैम्डा के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर मोमेंटम की जगह एनर्जी दी जा रही है, तो वो एनर्जी का रिलेशन है मोमेंटम इज इक्वल टू √2 mE। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ पर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इन एयर एट 300 केल्विन। सो अगेन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सो यहाँ लैम्डा निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी देयर। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो मेन काइनेटिक एनर्जी रहता है मॉलिक्यूल का दैट इज हाफ एम सी स्क्वायर। सी से उसको हम डिनोट करते हैं स्पीड को, आर एम एस स्पीड। सो हाफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू होती है बेसिकली 3/2 kT। ये 11th में आपने स्टडी किया होगा इन द काइनेटिक थ्योरी। हाफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT एंड यहाँ से हम सी निकाल सकते हैं आसानी से, दैट इज इट इज़ 3 kT अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन मास का अंडर रूट। तो यहाँ से आपको सी मिलेगा, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को, सी मिलेगा, फिर सी मिल जाएगा, आप सी को जो है वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे और इजीली जो है वो आप लैम्डा निकाल सकते हैं। तो सी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं किस तरह से भरना है। के की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एंड मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर 300 केल्विन यहाँ पर है, और जो मास है मॉलिक्यूल का दे के रखा है 14.0076 यू एटॉमिक मास यूनिट में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड 1 यू इज़ बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ से आपको मिलेगी स्टूडेंट्स सी की वैल्यू, ये ध्यान रखिए आपको मास को चेंज करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये चीज़ें पुट करनी पड़ेंगी। सी इज़ 3 kT/m। तो पहले सी निकलेगा और सी को फिर आप फर्दर पुट करेंगे लैम्डा के एक्सप्रेशन में। तो लैम्डा इज़ बेसिकली एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास। मास बेसिकली हम निकाल रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ओके। तो उसकी वैल्यू आपको सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पुट की है इस एक्सप्रेशन के अंदर, सी के एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ भी फर्दर आपको पुट करने पड़ेगी एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस सी। सो इट इज़ एम और इट इज़ सी। सो यहाँ से आपको सी यहाँ उठाना है। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, या आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 0.275 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दैट इज़ द आंसर फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें अब देखना है कि लैम्डा का हाइट के साथ क्या प्रोपोर्शनल है। देखिए जब आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं हाइट h से, तो गिरने के बाद उसका वेलोसिटी होता है आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, इट इज़ √2gh, दैट इज़ द वेलोसिटी। सो ये आपने निकाला सिंपल यहाँ से v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के रिलेशन से। ड्रॉप करेंगे 0, सो वी स्क्वायर इज बेसिकली 2gh और वेलोसिटी आ जाता है 2gh। सो आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम हाइट h, सो उसका जो वेलोसिटी आएगा √2gh। अब पूछा है लैम्डा का क्या रिलेशन है h के साथ, लैम्डा इज h अपॉन एम वी। सो मैं वेलोसिटी की जगह लिख सकता हूँ √2gh। तो ये बाकी सभी तो कांस्टेंट हैं, तो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है लैम्डा इज लाइक √h। सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h⁻⁻½ तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू h⁻⁻²। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये एक सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है। डू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट एब्जॉर्ब अ फोटोन कम आउट एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली क्या है, इसका आंसर बेसिकली नो है। सारे इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ देम स्कैटर्ड इनसाइड द मेटल, and only few that having the energy greater than the वर्क फंक्शन वो बाहर आ पाते हैं,
और बाकी कोलिजन में भी बहुत सारे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस्केप नहीं कर पाते हैं, ओनली फ्यू विच हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। सो दैट इज़ द आंसर फॉर द प्रॉब्लम। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम। देर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट ईच एमिटिंग अ पावर ऑफ 100 वाट, वन एमिट एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, अदर विजिबल लाइट 500 नैनोमीटर। तो बेसिकली दो सोर्सेज हैं, पावर दोनों का सेम है 100 वाट, और एक जो है एमिट करता है एक्स रेज जिसका वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर, दूसरा विजिबल लाइट 500 नैनोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ एक्स रेज टू द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ। ओके, सो एज वी नो दैट पावर बेसिकली हमें यहाँ निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ एक्स रेज टू द फोटोन्स ऑफ visible light. So we'll get the number of photons per second emitted to the number of photons emitted per second by the visible light, ये हम निकाल लेंगे यहाँ पर। as we know that power is basically energy upon time in general, and अगर मैं यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी लिखता हूँ तो वो आ जाती है अपने पास hc/λ, और इफ़ आई मल्टीप्लाई इट विद n, दैट n stands for number of photons emitted per second. Okay, so that is the expression for power is equal to n times hc/λ। तो अगर मैं एक्सरे के लिए लिखता हूँ, लेट सपोज मैं एक्सरे वाले का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, सो दैट इज रिटन एज hc इंटू n1 और नीचे लिखा जाएगा λ1। सिमिलरली फॉर द अदर विजिबल लाइट पावर तो सेम ही है, सो इट इज़ hc इंटू n2 अपॉन λ2। नाउ अपने को कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ एक्स रेज टू द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ विजिबल लाइट। तो इसका हम ये एक्सरे के लिए मैंने λ1 माना है और λ2 विजिबल लाइट के लिए, तो वी जस्ट टेक द just equate them. Okay, so it is like hc upon λ1 into n1, बिकॉज दोनों का पावर सेम है तो इक्वेट कर देते हैं hc अपॉन λ2 इंटू n2। हियर n1 n2 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तभी ये पावर बन पाएगा बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ अ सिंगल फोटोन एंड आई मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, दैट विल गिव मी द पावर। सो यहाँ से अपने पास स्टूडेंट्स hc से hc कट जाएगा, सो n1 अपॉन n2 का वैल्यू आ जाएगा, it is like λ1 upon λ2, n1 upon just a minute, n1 upon n2 gives us λ1 upon λ2। सो एक्सरे का वेवलेंथ है 1 और उसका दूसरे का विजिबल का वेवलेंथ है 500, तो जो रेशियो आ रही है n1 अपॉन n2 की दैट इज़ 1 अपॉन 500। सो 1 अपॉन 500 इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम जो है ये सीबीएसई के 2018 के पेपर में पूछी गई थी। सो यहाँ पर क्या है कि जो एक रेडिएशन है उसका लैम्डा दे के रखा है और डिफरेंट मेटल्स हैं Na, Ka, Ca, Mo, और उनके वर्क फंक्शन दिए, और क्वेश्चन है सिंपली विच मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड वाई। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है hc/λ। hc की वैल्यू 1240 लिखनी है आपको। कई बार क्वेश्चन में दी भी होती है कि 1240 1246 इस तरह से लेनी है, बट विल टेक 1240, और आपको उसको डिवाइड करना है लैम्डा से, और लैम्डा आपको लेना है नैनोमीटर में। अगर मीटर में दिया है तो उसको नैनोमीटर में बदलिए। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 3.00 समथिंग, सो 3.00 से मान लेंगे, और ये जो एनर्जी आएगी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी जो रेडिएशन गिर रही है उसके पास एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए वर्क फंक्शन, सोडियम का वर्क फंक्शन है 1.92, एनर्जी गिर रही है 3, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। के पास चलते हैं, इसका है 2.15, आप एनर्जी दे रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी शो करेगा। अगला है सी इसकी है 3.20, और अगला है मोलिब्डेनम, इसकी है 4.17। तो दोनों की एनर्जी 3 से ज़्यादा है, तो ये दोनों शो नहीं करेंगे, सो दे विल नॉट शो, ये दोनों शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम जो रेडिएशन दे रहे हैं उसका जो एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इनके वर्क फंक्शन 3 से ज़्यादा है। तो जिनके भी 3 से कम होंगे वो अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2017 के पेपर में पूछा गया था। नेम 2 फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। तो इसका पहला आंसर है जो अपना काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। एंड सेकेंड जो फीचर है दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज
photoelectric emission is instantaneous, that these two features cannot be explained on the basis of wave theory. Photoelectric emission is instantaneous in नेचर, दैट इज़ ए विद इन 10⁻⁹ सेकेंड्स के अंदर अंदर हो जाता है. सो दैट थिंग और दैट काइनेटिक एनर्जीज डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. ये जो दो फीचर्स हैं इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती. सो दैट वाज आस्क्ड इन 2017 एग्जाम. आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स. ये CBSE 2019 में पूछी गई है. प्रोटोन और फोटोन हैव सेम लैम्डा, दैट इज डी ब्रॉगली लैम्डा. प्रूव दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2m लैम्डा c/h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन. तो प्रोटोन और फोटोन दे के रखे हैं अपने पास. तो फोटोन का जो एनर्जी है उसको मैं EP लिख लेता हूँ, दैट इज सिंपली hc/लैम्डा. दोनों का लैम्डा सेम है. और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ प्रोटोन की, दैट इज सिंपली ½ mv². अब देखिए लैम्डा इज h/mv. तो यहाँ से मैं प्रोटोन का जो है वो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन में Kp लिख लेता हूँ इसे, दैट इज Kp. और यहाँ मैंने EP स्टैंड्स फॉर PH लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. PH स्टैंड्स फॉर फोटोन. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि बनेगी h/m लैम्डा. तो यहाँ भरा जाएगा वेलोसिटी की जगह h/m लैम्डा. इसका हमें करना है स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन आ रहा है ½ से एक m कैंसिल हो जाएगा, h² m इंटू लैम्डा स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं. और जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस का रेशो ले लेते हैं. सो एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन, that is equal to hc/lambda and it is being divided by half h² upon this is kinetic energy half h² m इंटू लैम्डा का स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, मास भी ऊपर चला जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा निकल जाएगा और एक लैम्डा बचा हुआ ऊपर. C ऑलरेडी ऊपर है और एक H से एक H भी चला जाएगा. सो ये आ रहा है अपने पास. तो नाउ वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2m लैम्डा c/h टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन. ये प्रूव करना था. एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन. सो दिस इज द रिजल्ट. ये आपका आंसर है. सो इस तरह से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था.